वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और उसमें हमने रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और फीचर आता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मोनेरा में किस तरीके से होता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मेन रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मेनली रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होगा बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेन रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, या मेन रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आपको बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा यूनिसेल्युलर फॉर्म्स के अंदर। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम जैसी स्पीशीज में अनफेवरेबल कंडीशन में एक हाईली थिक सेल वॉल्स वाला या फिर आउटर लेयर्स वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। एक थिक सेल वॉल या आउटर लेयर्स वाला एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर, और ये एंडोस्पोर भी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, लेट्स से हाई टेम्परेचर है, अनफेवरेबल कंडीशन है बाहर, तो उससे सरवाइव करने के लिए जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, वो एंडोस्पोर बना देता है। तो एंडोस्पोर का डेफिनेशन क्या होगा, दे विल फॉर्म थिक वॉल्ड हाईली रेजिस्टेंट बॉडीज नोन एज एंडोस्पोर। और कब बनेगा वो, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेगा। अब ये इतना रिमार्केबल रेजिस्टेंस एंडोस्पोर क्यों शो करते हैं, बिकॉज उनका जो बाहर कोट होता है दैट इज थिक एंड इम्परमिएबल। इनके पास वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, तो मेटाबॉलिज्म का स्पीड भी बहुत ही कम होगा, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी बिकॉज पानी भी कम है। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चला नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा एंटी कोएगुलेंट होगा जो कि कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड होता है। इस एंटीकोएगुलेंट से हीट को एंड्योर कर पाएंगे हमारे प्रोटीन्स। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, वहां पर पढ़ते हो कि प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो एंटीकोएगुलेंट चाहिए जो हीट से बचा लेगा प्रोटीन्स को, वो है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। तो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड CaDPA, ये डीनेचुरेशन से बचा देते हैं। इन फीचर्स की वजह से एंडोस्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा और एक से ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। इसलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी पार्ट हो जाता है और अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने का भी मीन हो जाता है। अब तीसरी चीज, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, दे डू नॉट शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ना इनमें गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा, ना मियोसिस, ना माइटोसिस, ना ही जाइगोट फॉर्मेशन। बट एनसीईआरटी लिखती है they reproduce by sort of sexual reproduction. What is sort of sexual reproduction? है तो नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दिखाई देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, क्योंकि यहाँ दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए एक्सचेंज होता है। ना गैमीट बना ना जाइगोट बना, लेकिन डायरेक्टली डीएनए एक्सचेंज हो गया दो बैक्टीरिया के बीच में, इसलिए इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। Gametogenesis is absent, but exchange of DNA is present. Zygote formation is absent, but there will be variations here as well. तो sort of sexual reproduction में क्या होता है, primitive type of DNA transfer from one bacterium to another bacterium. Primitive मतलब पुराने तरीके का। अब तो एडवांस फॉर्म है हमारे पास, मियोसिस से पहले गैमीट बनेंगे या माइटोसिस से गैमीट बनेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस से भी गैमीट्स बनते हैं। तो माइटोसिस से या मियोसिस से गैमीट्स बनेंगे और उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। दैट इज एडवांस फॉर्म। तो प्रिमिटिव फॉर्म क्या है कि डायरेक्ट डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, कोई गैमीट्स नहीं बन रहे। अब तीन तरीके होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉन्जुगेशन और एक ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ट्रांसडक्शन कहीं पे भी एनसीईआरटी के हिसाब से इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल कहाँ पढ़ोगे, क्लास 12th में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगी आपको। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास क्लास 12th में, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले दिया किसने, ग्रिफिथ ने। कौन से ईयर में, 1928 में। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम एनवायरमेंट। एक बैक्टीरियम बैठा हुआ है, उसने एनवायरमेंट से नेकेड डीएनए उठा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम एनवायरमेंट। अब कैसे उठा लिया, तो आपको इमेजिन करनी एक सिचुएशन जहां पहले एक बैक्टीरियम होता था, वो मर गया,
मरने के बाद उसका डीएनए बाहर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ जो डीएनए दूसरे बैक्टीरियम ने आके उठा लिया। तो लिखा हुआ है वन बैक्टीरियम डाइज एंड लीव बिहाइंड इट्स डीएनए व्हिच इज टेकन अप बाय अनदर बैक्टीरियम। दिस इवेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या यहाँ पर दो बैक्टीरिया का कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसी चीजें बनी? नहीं। एक बैक्टीरियम मर जाता है, अपना डीएनए पीछे छोड़ देता है, दूसरा बैक्टीरियम उसी डीएनए को अपटेक कर लेता है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे एक्सपेरिमेंटली दिखाया किसने था? ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। बाकी डिटेलिंग्स कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12। कॉन्जुगेशन ऑलरेडी भी आप लोगों को पता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। लेडरबर्ग एंड टेटम ने कॉन्जुगेशन बताया था कौन से ईयर में? 1946 में। लेडरबर्ग एंड टेटम ने 1946 में कॉन्जुगेशन बताया। किस पर बताया था? ई कोलाई पर बताया। जैसे वहां पर डिप्लोकोकस था, यहाँ क्या है? ई कोलाई। तो एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जिस बैक्टीरियम के अंदर वो होगा उसको बोलेंगे F प्लस सेल, जिसमें नहीं होगा उसे बोलेंगे F माइनस। F प्लस सेल को मेल भी कहा जाता है और F माइनस सेल को फीमेल भी कहा जाता है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो मेल हो गया, फर्टिलिटी प्लाज्मिड एब्सेंट है तो फीमेल हो गया। अब जिस भी बैक्टीरिया में फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है, पहले वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा और दूसरा बैक्टीरियम जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है उससे जुड़ जाएगा। तो F प्लस सेल क्या करेगी? कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से किससे जुड़ जाएगी? F माइनस सेल से जुड़ जाएगी। F प्लस सेल ने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाया और F प्लस सेल क्या है? मेल। अब ये क्या करेगा? अपनी एक स्ट्रैंड प्लाज्मिड की उधर भेज देगा वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो क्या लिखा है? F प्लस सेल विल मेक कॉन्जुगेशन ट्यूब वाया विच वन स्ट्रैंड ऑफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड इज ट्रांसफर टू F माइनस। अब जैसे इसने अपनी एक स्ट्रैंड उधर भेज दी, अब सिचुएशन क्या है कि F प्लस पे भी एक स्ट्रैंड है और F माइनस पर भी एक स्ट्रैंड, दोनों पर एक एक स्ट्रैंड है। तो जो दूसरी स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज कर ली जाएगी बाय रेप्लिकेशन। नाउ F plus cell and F minus cell both have plasmid. The another strand of plasmid is synthesized by replication. तो दोनों में रेप्लिकेशन चलेगा, अब दोनों में डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड हो जाएगा। द मोमेंट दोनों में डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड होता है तो F माइनस सेल को भी अब हम क्या कहने लगेंगे? F प्लस। अब बच्चों यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मिड का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर बैक्टीरिया के जो जीनोमिक डीएनए होता है, अब सबको पता है ना प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए है क्या उसका एक्सचेंज हुआ है? नहीं, सिर्फ किसका हुआ है? प्लाज्मिड का। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम प्लाज्मिड के एक्सचेंज पर नहीं कहते। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम किसके एक्सचेंज पे कहते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए के एक्सचेंज पर कहते हैं। तो दूसरा इसमें समझ लो, अब जो F प्लस सेल बनी है उसके पास प्लाज्मिड भी है, ऑब्वियसली उसके पास खुद का जीनोमिक डीएनए भी है या क्रोमोसोमल डीएनए भी है। सेंटर में पड़ा रहता है ना जीनोमिक डीएनए। इस फोटो में मैं ऐसे बना सकती हूँ जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए। तो क्या होता है, ये प्लाज्मिड ना ये इंटेग्रेट कर लेता है अपने आप को जीनोमिक डीएनए के अंदर। ठीक है, तो द प्लाज्मिड कैन इंटेग्रेट, मतलब खुद अपनी आइडेंटिटी लूज करके किसका पार्ट बन जाएगा? जीनोमिक डीएनए का पार्ट बन जाएगा। और जैसे ही ये होता है तो अब ये सेल F प्लस सेल नहीं कहलाएगी, इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें डाउट था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसके फोटोज क्लिक करके भेजे। ठीक है, तो सिंस आपको इसमें डाउट है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सिंपल से समझो कि जब एक बार F प्लस सेल बन गई तो उसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। अब ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है ये अपना प्लाज्मिड वाला नेचर छोड़ के किसके अंदर चला जाएगा? जीनोमिक डीएनए के अंदर जाके फिट हो जाएगा। और जीनोमिक डीएनए में फिट होते ही F प्लस सेल को अब हम क्या बोलेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, HFR। अब जब ये HFR सेल किसी भी F माइनस सेल से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, ध्यान से सुनिएगा, ये HFR सेल किसी भी F माइनस सेल से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है तो इस बार खाली प्लाज्मिड नहीं जाता F माइनस सेल में, इस बार साथ में जीनोमिक डीएनए भी चला जाता। तो ये हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब तक प्लाज्मिड गया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं था। HFR से जब F माइनस जुड़ता है तभी जो है जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए या बैक्टीरिया का एक्चुअल डीएनए पास होता है दूसरे बैक्टीरिया के पास, एंड तभी हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज करेंगे। प्लाज्मिड के एक्सचेंज पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? फिर आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के साइंटिस्ट के नाम पर क्वेश्चन आया हुआ है, जिंडर एंड लेडरबर्ग। ऊपर टेटम एंड लेडरबर्ग था 1946, यहाँ जिंडर एंड लेडरबर्ग है 1952। उधर इकोलाई था, यहाँ पर है सैल्मोनेला टाइफिमुरिया। एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है। दूसरा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? ट्रांसडक्शन, देखो कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े,
कॉन्जुगेशन के लिए या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन में एक मर गया, अपना डीएनए पीछे छोड़ गया और मरे हुए का डीएनए उठा लिया ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ना ही कोई मरेगा, लेकिन वायरस जो है मर जाएगा, लेकिन हाँ एक एक बैक्टीरियम मर जाएगा। वायरस जो है वो एक बैक्टीरियम से डीएनए उठाएगा और दूसरे बैक्टीरियम को दे देगा। वायरस वायरस बैक्टीरिया वाला वायरस को क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया को बीमार बनाता है उस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफाज। तो जो बैक्टीरियोफाज है या वायरस, वो एक बैक्टीरियम से डीएनए उठाएगा और दूसरे बैक्टीरियम को दे देगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, डोनर टू रेसिपिएंट वाया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को बीमार बनाता है। तो एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम से जुड़ नहीं रहा, वायरस एक बैक्टीरियम का डीएनए दूसरे बैक्टीरियम को दे रहा है, ठीक है। जो जिसका डीएनए जा रहा है वो डोनर बैक्टीरियम हो जाएगा, जो ले रहा है वो रिसिपिएंट बैक्टीरियम हो जाएगा। इस फोटो से आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, एग्जैक्टली वो क्या है समझ लो, डेफिनेशन तो आपको समझ आएगी। अब ये बैक्टीरियोफाज ऊपर, सबसे ऊपर जो है ना, ये फर्स्ट, ये फोटो के अंदर थोड़ा सा जूम इन कर लेते, ठीक है। ये हमारी डोनर सेल है, ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज जो ऊपर लगा हुआ है बेंजीन जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसने अपना डीएनए अंदर डाला डोनर सेल के अंदर, मतलब डोनर बैक्टीरियम के अंदर डाला। अब क्या होता है कि वायरस की दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है, या तो वो डीएनए यूं का यूं पड़ा रहे, डोनर सेल को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, डिटेलिंग मैंने वायरस में पढ़ाई है। या फिर जो डीएनए अंदर आया है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, मल्टीपल वायरसेस बनाएगा, तो होती है लाइटिक साइकिल, क्योंकि इसमें डोनर सेल लाइज हो जाती है, फट जाती है। तो दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक जिसमें डीएनए यूं का यूं पड़ा रहेगा, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा डोनर सेल को, और दूसरे में जो बैक्टीरियोफाज या वायरस का डीएनए अंदर आया है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, मल्टीपल वायरसेस बनाएगा, और एज अ रिजल्ट डोनर सेल लाइज हो जाएगी, तो उसे कहते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल। ट्रांसडक्शन लाइटिक लाइफ साइकिल में ही देखने को मिलेगा। तो डोनर सेल के अंदर बैक्टीरियोफाज का डीएनए गया, लाइटिक लाइफ साइकिल शुरू होती है, उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई, और जब वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो मल्टीपल वायरसेस भी बनाएगा। अब जब ये मल्टीपल वायरसेस बनते हैं तो कुछ वायरस ऐसे होंगे जो कि बैक्टीरियल डीएनए को भी उठा लेते हैं। देखो बैक्टीरियल डीएनए पर A+B+ लिखा हुआ है, बैक्टीरियल डीएनए डोनर सेल के अंदर देखो, बैक्टीरियल डीएनए पर A+B+ लिखा हुआ है ना, तो ये बैक्टीरियल डीएनए की पहचान है। अब देखो ये इस वाली फोटो में देखो, एक बैक्टीरियोफाज है जो कि A+ डीएनए को लेकर जा रहा है, मतलब है तो वायरस लेकिन साथ में इसने क्या उठा लिया, बैक्टीरियम का भी डीएनए उठा लिया। अब ये वाला वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरियम को जाकर इन्फेक्ट करेगा तो उसको बैक्टीरिया की जीन दे देगा, ये हो गई रेसिपिएंट सेल। सिंपल है, एक बैक्टीरियम के अंदर लाइटिक लाइफ साइकिल चलेगी वायरस के अटैक से। अब वो वायरसेस जो बने लाइटिक लाइफ साइकिल के बाद, इनमें से कुछ वायरसेस के पास बैक्टीरियल डीएनए भी होगा। अब ये बैक्टीरियल डीएनए कैरी करने वाले वायरसेस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो ये उसको अपना डीएनए दे देंगे, बैक्टीरिया वाला डीएनए दे देंगे, पुराने वाला। तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाया ट्रांसक्रिप्शन। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप वैसे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा रिप्रोडक्शन मोनेरा का बता दिया है। मेन बाइनरी फिशन होता है, उसके अलावा हमारे पास एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में, और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। मैंने पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि हम एनसीईआरटी सेक्शन इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एनसीईआरटी सेक्शन देख लो, मैंने आपको ऑलरेडी ये लाइंस पढ़ा दी है। बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep ocean, where very few other life forms can survive. ये सारे points हम already पिछले lecture में discuss कर चुके हैं। Many of them live in or on other organism as parasites. बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फोकस, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। चारों फोटो भी दी हुई है आपको। देन बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है, लेकिन बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था, फोटो ऑटोट्रॉफ भी थे, कीमोसिंथेटिक भी थे और हेट्रोट्रॉफ भी थे।
इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। मैंने ये भी बताया था आपको कि ज्यादातर क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, या तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, राइट। या तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, या फिर डेड और ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स के बारे में बात हो रही है। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। बताया था मैंने, केमिकल ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर की न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी कौन रोल प्ले करेंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद कीजिए हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिस्कस किए थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, राइट। आयरन वाले बैक्टीरिया डिस्कस किए थे, सल्फर वाले बैक्टीरिया डिस्कस किए थे, तो ये उन्हीं की बात हो रही है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी ये रोल प्ले करेंगे। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, बार बार बता रही हूँ लाइन। इसमें भी आपको मेजोरिटी में क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वहां पर पढ़ेंगे कि इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स की, कैसे हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं फॉर मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।